हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। एसएससी जेई 2020 रिक्वायरमेंट अनाउंस हो चुका है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है और इसका ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। ये वैकेंसी आपकी 8 डिफरेंट डिपार्टमेंट में निकली है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रखा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है और क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, आपके जितने भी डाउट हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग और कॉन्ट्रैक्ट ब्रांच से, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। अदर ब्रांचेस के बच्चे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो 1 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक। इस फॉर्म की लास्ट डेट अप्लाई करने की है 30 अक्टूबर 2020। तो आप सब इस फॉर्म को 30 अक्टूबर 2020 से पहले फिल कर लें, जो भी बच्चा एलिजिबल होगा। और लास्ट डेट फी पेमेंट की 1 नवंबर 2020। आपका ये जो पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो पेपर फर्स्ट होगा वो होगा 22 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021 तक। और आपका जो पेपर 2 होना है, इसकी अभी कोई डेट नोटिफाई नहीं करी गई है। तो चलिए अब हम सैलरी के बारे में बात करते हैं। आपकी ये जो पोस्ट है, ग्रुप बी की नॉन ग्रेजुएट पोस्ट है, इसमें आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी 35,400 से स्टार्ट होगी और आपको बाकी अलावेंस वगैरह मिलकर आपकी ये जो सैलरी है 42-45,000 के बीच होगी। तो चलिए अब हम इसके डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं कि आपकी ये जो वैकेंसी है कौन कौन सी डिपार्टमेंट में निकली है। आपकी ये जो वैकेंसी है टोटल 8 डिपार्टमेंट में निकली है। जो आपका पहला डिपार्टमेंट है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस डिपार्टमेंट में आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं। दूसरा आपका डिपार्टमेंट आता है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं। और थर्ड डिपार्टमेंट आता है आपका सेंट्रल वाटर एंड रिसर्च स्टेशन। इस डिपार्टमेंट में आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं। और आपका 4th नंबर पर डिपार्टमेंट आता है सेंट्रल वाटर कमीशन। इस डिपार्टमेंट में आपके सिविल और मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे ही एलिजिबल हैं। आपका 5th नंबर पर जो डिपार्टमेंट आता है डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, इसमें आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं। 6th नंबर पे जो आपका डिपार्टमेंट आता है वो है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट। इस डिपार्टमेंट में आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं। और 7th नंबर पर आता है आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES। इस डिपार्टमेंट में भी आपके तीनों ही ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं। और 8th नंबर पे आता है आपका NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस ब्रांच में भी आपके तीनों ही ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, इन डिपार्टमेंट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एज लिमिट बताता हूँ। मिनिमम एज लिमिट आपकी चाहिए को 18 ईयर और मैक्सिमम एज चाहिए आपको 32 ईयर फॉर CPWD एंड CWC पोस्ट ओनली। आपको 32 ईयर पोस्ट चाहिए CPWD डिपार्टमेंट में और सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट में। और मैक्सिमम एज 30 ईयर है बाकी सारी डिपार्टमेंट के लिए। मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए आपका क्या है, CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और आपका CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, इन दोनों डिपार्टमेंट में आपकी जो मैक्सिमम एज मांगी है वो 32 ईयर है। और बाकी इनके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें मैक्सिमम एज मांगी है 30 ईयर। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो SC/ST कैंडिडेट्स, इनके लिए आपका एज रिलैक्सेशन 5 ईयर दिया गया है और OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर है। PWD कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन दिया है 10 ईयर। PWD प्लस OBC कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन दे रखा है 13 ईयर। और PWD, SC और या ST इनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया है 15 ईयर। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस वैकेंसी के लिए। तो चलिए मैं अब आपको 1 बाय 1 करके हर डिपार्टमेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस डिपार्टमेंट में आपको डिग्री मांगी है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं। इसमें आपने अगर डिग्री कर रखी है तो आप एलिजिबल हो। बट जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उसको डिप्लोमा के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है, तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। अब हम बात करते हैं CPWD की। इसमें आपकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के
ही बच्चे एलिजिबल हैं। इसमें आपने डिग्री करी होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, तभी आप एलिजिबल हो। थर्ड नंबर पे आपका जो डिपार्टमेंट आता है वो है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। इस डिपार्टमेंट में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ही ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं। इसमें आपने डिप्लोमा करा होना चाहिए मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से या सिविल से, तो आप एलिजिबल हो। तो चलिए अब अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट में आपके सिविल, मैकेनिकल दोनों ही ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसमें आपने डिग्री या डिप्लोमा, इसमें दोनों डिग्री कर रखी हो या आपने डिप्लोमा इन रिलेटेड ब्रांच से, तो आप एलिजिबल हो। तो अगला डिपार्टमेंट आता है हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं। इसमें आपने डिग्री कर रखी हो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से, तो आप एलिजिबल हो। इसमें भी जो डिप्लोमा स्टूडेंट है उसका 3 ईयर का डिप्लोमा प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है, तभी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। तो अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। इसमें तीनों ही ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं। इसमें भी आप डिग्री कर रखी हो सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, तो आप एलिजिबल हो। बट जो डिप्लोमा वाला स्टूडेंट है यहाँ पर भी आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है, तभी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है जो हमारा आता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस डिपार्टमेंट में आपके तीनों ही ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है, आपने डिप्लोमा करा होना चाहिए सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, तो आप एलिजिबल हो। और आपका लास्ट जो डिपार्टमेंट आता है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, इस डिपार्टमेंट में आपको डिप्लोमा मांग रखा है। इसमें भी सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, इन तीनों ब्रांच में से अगर आपने किसी भी ब्रांच से डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। तो आप आशा करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे क्या रहेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। आपके 3 स्टेज में सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। पहली स्टेज में आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के, और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल इंजीनियरिंग से, जिस भी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से। आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, और आपकी जो जनरल अवेयरनेस रहेगी 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, और आपकी जो जनरल इंजीनियरिंग रहेगा ये आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, जिस भी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग कर रखी है। पेपर 1 में आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, और आपको यहाँ पर 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, और टोटल आपके पास 200 क्वेश्चन होंगे और 2 आवर्स होंगे। इसमें इस 2 आवर में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, और आपके नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। ये आपका पहला स्टेज है। अगर आप इस स्टेज को क्वालिफाई, जब आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेंगे, देन आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। ये आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो कि 300 मार्क्स का होगा। इसमें आपसे जनरल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आएंगे, जिसके लिए आपको 2 आवर्स अलॉट होंगे। इस 2 आवर्स में आपको कंप्लीट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। अब आपके जो पेपर 1 और पेपर 2, इनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा। आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही पेपर के मार्क्स काउंट होंगे और मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आपकी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो अब आपके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। आपका ये जो पेपर 1 होगा, इसमें आपके 50 मार्क्स की रीजनिंग आएगी, और 50 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस, और 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल पोर्शन रहेगा। तो आपकी जो 50 मार्क्स की रीजनिंग रहेगी, इसमें ये सारे टॉपिक्स आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जनरल अवेयरनेस का यहाँ से है पूरा ये सिलेबस। और आपका टेक्निकल पोर्शन है, ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस दिया है। इसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट दिए हैं: बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में दिया है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिजाइन और स्टील डिजाइन। और यहाँ नीचे आपको दे रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, और यहाँ ये आपको दे रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। अब जब आप पेपर 1 क्वालिफाई कर लोगे, देन आपका पेपर 2 होगा। पेपर 2 आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि 300 मार्क्स का होगा, और उसके लिए भी आपको 2 आवर्स अलॉट होंगे। इस 2 आवर में आपको अटेम्प्ट करना होगा 300 मार्क्स का। अब इसका सिलेबस देखिए ये है, और ये बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर मैं इसको डिस्कस करूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ से पूरा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस दिया है। ये पूरा आपका सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। यहाँ तक आपका ये पूरा सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। अब यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस स्टार्ट होता है। पूरा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है यहाँ तक।
अब आपका ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहेंगे तो मैं अगर मैं इस वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो जाएगी। तो यहाँ तक है आपका ये पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। अब चलिए अब हम बात करते हैं कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो एलिजिबल है या नहीं। देखिए, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, वह इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हर फाइनल ईयर स्टूडेंट को यही रिकमेंड करूंगा कि वो इस फॉर्म को जरूर फिल करे। एक बार वो इस फॉर्म को फिल करे और जाकर पेपर दे, ताकि उसको पता लगे एटलीस्ट कि क्या पैटर्न रहता है। और आप जरूर भरिए इस फॉर्म को। रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। मान लीजिए कि दो कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 का सम जो होता है वो सेम आता है, तो उस बेसिस पे होगा। तो यहाँ पर 3 मेथड बताए गए हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि देखा जाएगा कि किस कैंडिडेट के पेपर 2 में मार्क्स ज्यादा हैं। अब मान लीजिए कि पेपर 2 में भी दोनों कैंडिडेट्स के मार्क्स इक्वल हैं, तो फिर यहाँ पर देखा जाएगा सेकंड मेथड, डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। जो भी कैंडिडेट ओल्डर होगा वो प्रीफेयर करा जाएगा इस जॉब के लिए। अगर मान लीजिए कि दोनों की एज भी सेम आती है तो थर्ड मेथड है, हम देखेंगे कि अल्फाबेट, जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसको प्रीफेयर करा जाएगा इस जॉब के लिए। अब मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल बता दी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका जरूर आंसर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।